गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के इतिहास के इस तीसरे वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को अपन ने 1813 ईस्वी तक मोटे तौर पर देखा है और आज हम बात करेंगे 1833 के राजपत्र की। देखो, 1833 का राजपत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ऐसे माहौल में पारित किया गया जहां राजनीतिक व्यवस्था की कड़ी में न केवल अनेक रिवॉल्यूशनरी वहां सक्रिय थे, बल्कि ब्रिटिश राज व्यवस्था की तत्कालीन करवट लेने के पीछे जिन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट से करीबी से जुड़े हुए थे। एक प्रसिद्ध दार्शनिक और विधि शास्त्री लॉर्ड बेंथम का नाम आप सबने सुना है, जो अपने आप में उपयोगितावाद का सिनोनिम्स माना जाता है। हम सब मानते हैं कि उपयोगितावाद जो एक दार्शनिक सिद्धांत है उसको आज की डेट में दुनिया के करीब करीब सभी विषयों में अपनाया जाता है। इस सिद्धांत की दार्शनिक पृष्ठभूमि बेंथम द्वारा प्रतिपादित की गई थी और उनके शिष्यों ने और उनसे प्रभावित लोगों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों तथा विभिन्न विषयों तक इस सिद्धांत को पहुंचाया। जैसे राजनीति विज्ञान में इसको प्रतिपादित करने में महत्वपूर्ण योगदान J.S. मिल का रहा, बायोलॉजी में लेमार्क का रहा, इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ का रहा। तो कहने का मतलब यह है कि एक बेंथम का जो उपयोगितावादी थॉट था उस थॉट का बड़ा वर्चस्व साहित्य के हर खेमे में था और राजनीतिक व्यवस्थाएं भी उससे अछूती नहीं रही। तो ये देखिए, इस राजपत्र को हम अध्ययन करें इससे पहले हमें तत्कालीन ब्रिटिश प्रवेश पर नज़र डालनी पड़ेगी। तो इसमें देखो, पहली बात यह है कि लेसेस फेयर एंड रिफॉर्म बिल थ्योरी, ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत था जिससे वहाँ की राज्य व्यवस्था या वहाँ की कानून या शासन और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से संक्रमित थी। देखो, लेसेस फेयर, हस्तक्षेप रहित या स्वच्छ तथा रिफॉर्म बिल, सुधारवादी विधेयकों का सिद्धांत, ये उस समय ब्रिटिश राज्य व्यवस्था पर काफ़ी हावी था। इस लेसेस फेयर एंड रिफॉर्म बिल थ्योरी के वर्चस्व वाले दौर में दो लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ बड़ी करीबी से जुड़े हुए थे और दोनों ही प्रसिद्ध दार्शनिक विधि शास्त्री बेंथम के शिष्य थे। एक का नाम लॉर्ड मैकाले और दूसरे का नाम जेम्स मिल। लॉर्ड मैकाले, देखो, लॉर्ड मैकाले को ब्रिटिश भारत के इतिहास में सबसे इंटेलिजेंट व्यक्तित्व माना जाता है। ब्रिटिश भारत के इतिहास में इनसे बेहतर बुद्धिमान व्यक्तित्व किसी को कहना तो बहुत बड़ी बात है, कोई इनके सानी भी नहीं माने जा सकते। उस समय लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश संसद के सदस्य थे तथा कंपनी के संबंध में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सचिव थे। दूसरा व्यक्तित्व जेम्स मिल, जिसको एक प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक के रूप में भी अपन अध्ययन करते हैं। जेम्स मिल उस समय इंडिया हाउस के कागजातों के सदस्य थे, तो जहाँ से भारतीय शासन और प्रशासनिक व्यवस्था को ब्रिटेन से संचालित किया जाता था, वहाँ के ऑफिस में या वहाँ के डिपार्टमेंट में इन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी थी ब्रिटिश सरकार ने। इन दोनों लोगों
ने जो कार्य किया उस कार्य के पीछे इनके गुरु बेंथम के दृष्टिकोण का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। और बेंथम के दृष्टिकोण के प्रभाव को जानने के लिए हमें ये एक वर्ड सफिशिएंट है कि बेंथम को हम फादर ऑफ कोडिफाइड लॉ थ्योरी कहते हैं। संहिताकृत विधियों के सिद्धांत का प्रतिपादक इनको मानते हैं। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी व्यवस्था उस दौर में इन दोनों व्यक्तित्वों के परिणाम स्वरूप हमारे सामने आई है। अब हम 1833 के इस राजपत्र की चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि 1833 के राजपत्र में क्या प्रावधान किए गए। इससे पहले मैं वापस पिछले एक्ट में अपन ने जिन चीज़ों की चर्चा की है उनके साथ कनेक्टिविटी करते हुए बता रहा हूँ। देखो, इससे जस्ट पहले अपन ने बड़े कानून के रूप में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का अध्ययन किया है। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी बस्तियों का या नगरों का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसके लिए गवर्नर इन काउंसिल एक्ट कलकत्ता ये 1773 में पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत जिस बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी बस्तियों का गवर्नर जनरल बनाया गया था वो केवल प्रेसिडेंसी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल था, न कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल था। जैसा कि मैंने आपके साथ पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया वारेन हेस्टिंग्स और द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो यहाँ देखो, 1833 के राजपत्र में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल का गठन किया गया। कहने का मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जिस गवर्नर इन काउंसिल एक्ट कलकत्ता को पारित किया गया था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल नामक कानून से रिप्लेस किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे देश का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहाँ देखो, लास्ट क्लास में मैं आपको एक बात कह के गया था कि इस क्लास में अपन अंग्रेज़ों की फूट डालो और राजगुरु की नीति के साथ चर्चा करेंगे। तो देखो, तोड़ने या विभाजन की नीति अंग्रेज़ों की रही है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ इस राजपत्र के संबंध में एक बहुत बड़ा सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कानून या राजपत्र है, चार्टर है, जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा भारत में एकीकरण के किए गए प्रयास स्पष्ट झलकते हैं। या यूं कह सकते हैं कि ये वो कानून था जिसमें अंग्रेज़ों ने देश के एकीकरण की कोशिश की। कहने का मतलब है कि एक राष्ट्र एक शासक। तो पूरे देश का एक गवर्नर जनरल डिक्लेयर करने की बात जो है वो 1833 के राजपत्र में आई। जैसे आज अपन कहते हैं एक देश एक राष्ट्रपति। तो एक राष्ट्र एक शासक, ये कंसेप्ट इस अधिनियम में इस राजपत्र में उभर कर आई और इसके पीछे इस अधिनियम के तहत पारित किए गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल नामक एक्ट को जाता है, जिसके तहत पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है, पूरे देश का एक शासक घोषित करना। तो ये पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था, इसलिए इसको जोड़कर अपन या यूं कह सकते हैं। दूसरा, इसी सवाल का जो लैंग्वेज होता है या इस सवाल के पीछे जो भाषा यूज की जाती है कि आधुनिक भारतीय संविधान का पहला प्रतिबिंब ब्रिटिश भारत के जिस कानून में झलकता है या जिस अधिनियम या राजपत्र में झलकता है वो 1833 का राजपत्र है। और वो झलक है एक राष्ट्र एक शासक। जैसे स्वतंत्र भारत में अपन ने राष्ट्रपति के पद को गवर्नर जनरल के पद से ही परिवर्तित करके ग्रहण किया है। तो ये पहला बिंब था एक राष्ट्र एक शासक, ये 1833 के राजपत्र में झलकता है। अब अपन वन बाय वन इस चार्टर के प्रावधानों की चर्चा करते हैं। देखो, पहला प्रावधान जो था वो ये था कि व्यापार एवं प्रभुता के एकीकरण के समापन की घोषणा। इसका मीनिंग क्या है? देखो, इस राजपत्र के आने से पहले व्यापार करने वाली कंपनी और राजनीतिक सत्ता दोनों एक ही संस्था में निहित थी।
इसलिए ये वो कानून था जिसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अल्टीमेट दिया गया कि आने वाले 20 वर्ष तक कंपनी का अस्तित्व यथावत रहेगा और इन 20 सालों में कंपनी अपने शासन और प्रशासन संबंधी गतिविधियों को समेटे और उसके बाद ये शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन में निहित की जाएगी। कहने का मतलब है कि कंपनी को केवल उसके पश्चात केवल व्यापारिक गतिविधियों में हस्तक्षेप का राइट रहेगा। राजनीतिक जो शक्तियां थी वो अलग बॉडी में निहित करने का अल्टीमेट इस राजपत्र द्वारा दे दिया गया था। तो एक बार फिर देखें, व्यापार एवं प्रभुता के एकीकरण के समापन की घोषणा, क्योंकि ये दोनों ही मुद्दे पहले किसके नियंत्रण में थे? कंपनी के नियंत्रण में थे, और कंपनी को इस राजपत्र के माध्यम से अल्टीमेट मिल गया कि कंपनी आने वाले 20 वर्षों में अपने शासन और प्रशासन संबंधित गतिविधियों को समाप्त करे। दूसरा प्रावधान जो है वो देखिए, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का विचार। देखो, एक लोकतांत्रिक सरकार की या पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का विचार जो है वो इस राजपत्र में रखा गया। हालांकि इस राजपत्र के माध्यम से ऐसी प्रतिनिधि सरकार का जो सपना था वो सपना ही रहा, साकार नहीं हुआ। और इस संबंध में जेम्स मिल ने असंभवता भी उस वक्त जता दी थी, क्योंकि इस बात से जेम्स मिल कतई सहमत नहीं थे। या यूं कह सकते हैं कि प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का विचार 1833 के राजपत्र में जो रखा गया उसे किस विचारक ने असंभव बताया? जेम्स मिल ने असंभव बताया, क्योंकि उस समय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना से संबंधित या स्थापना को लेकर भारत में जो परिस्थितियां थी वो अनुकूल नहीं मानी जाती थी, और ऐसा ही मानना किसका था? जेम्स मिल का था। तीसरा प्रावधान इसमें जो है, सरकारी नौकरियों के योग्यता संबंधी मानदंड निश्चित किए गए। जैसे आज अपन कहते हैं कि प्रत्येक पब्लिक सेक्टर में भर्ती के कुछ मानदंड हैं, निश्चित योग्यताएं हैं, प्रशिक्षण मोड हैं अपने सामने। तो इस प्रकार की जो चर्चा है वो चर्चा इस राजपत्र में की गई। इसके अलावा जैसे धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर राजकीय नियोजन में या सरकारी नौकरियों में जो भेदभाव किया जाता है उस भेदभाव को समाप्त करने की घोषणा सबसे पहले इसी कानून में की गई थी। तो यहाँ देखो, ये हेडिंग वैसे देखें तो बिल्कुल ब्रीफ में मैंने लिखी है, सरकारी नौकरियों के लिए योग्यता मानदंड निश्चित किए गए कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन और उनके जो मानदंड हैं वो निश्चित किए गए, और जो अनेक आधारों पर जैसे जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो राजकीय नियोजन में भेदभाव किया जाता था वो भेदभाव समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि इस राजपत्र के बाद में भारतीय लोग भी सरकारी सेवाओं में दस्तक दे सकते थे, और इसी के परिणाम स्वरूप 1950 के बाद तेजी से राजकीय नियोजन में भारतीय नागरिकों की संख्या ब्रिटिश राज में तेजी से बढ़ी। इसकी चर्चा अपन पहले कर ही चुके हैं कि इस राजपत्र द्वारा गवर्नर इन काउंसिल एक्ट, कलकत्ता के स्थान पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल का गठन किया गया। देखो, जो 1773 का एक्ट था गवर्नर इन काउंसिल एक्ट, उससे बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। उसको रिप्लेस करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल एक्ट का काउंसिल का गठन किया गया, जिसके तहत तीनों प्रेसिडेंसी बस्तियों की बजाय संपूर्ण भारत के लिए एक शासक या एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट करने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो सदस्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में रखे गए थे उनकी संख्या में एक सदस्य का इजाफा किया गया और उस आदमी को विधि के क्षेत्र से रखा गया। देखो यहाँ लिखा है एक अतिरिक्त विधि सदस्य का प्रावधान किया गया। लॉ या कानून का एक्सपर्ट व्यक्ति गवर्नर जनरल की परिषद में एक्स्ट्रा रखने का जो प्रावधान है वो 1833 के राजपत्र में किया गया। पांचवा जो प्रावधान इसमें आता है वो है परिषद की विधि निर्माण संबंधी शक्तियों में वृद्धि की गई। देखो, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास डेफिनेटली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी कानून निर्माण की शक्ति थी उनके पास, लेकिन इस राजपत्र द्वारा कानून निर्माण की विशुद्ध शक्ति गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दी गई। कहने का मतलब यह है कि सरकार को और भी ज़्यादा मजबूत किया गया, और इससे राजपत्र में कानूनों की टोटल 5 श्रेणियां डिक्लेयर की गई।
कहने का मतलब है कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को 5 श्रेणियों में कानून निर्माण का अधिकार है वो दिया गया। इस प्रकार एक बड़ा स्कोप तत्कालीन सरकार के पास कानून निर्माण का आया। इसके बाद में छठा जो प्रोविजन है वो यह है, विधि आयोग के गठन का प्रावधान इस राजपत्र में किया गया। देखो, अपन कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में अब तक 21 विधि आयोग स्थापित किए गए हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि विधि आयोग जो है वो न्यायिक और कानूनी मामलों का विश्लेषण कर समय समय पर सरकारों को अपने प्रतिवेदन, अपने सुझाव या रिकमेंडेशंस प्रस्तुत करते हैं, जिनके आधार पर सरकारें कानून और न्यायिक व्यवस्था में सुधार की कोशिश करती हैं। या यूँ कह सकते हैं कि कोई भी सरकार भारत में, अभी स्वतंत्र भारत में जो न्यायिक और विधिक क्षेत्र में सुधार की कोशिश करती है, उनका बेसिकली आधार जो है वो विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट्स होती हैं। देखो, उस समय में जब भारत में राजतंत्र था, और अब तक भी भारत में मुगल साम्राज्य ही था, 1857 तक अपन 1526 से 1857 तक भारत की स्थिति में भारत के संबंध में मुगल साम्राज्य का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ 1833 के राजपत्र में ये जो सुझाव था न्यायिक और विधिक व्यवस्था के विश्लेषण हेतु, और इस संबंध में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को समय समय पर सुझाव प्रस्तुत करने के लिए विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान था। और इसी कड़ी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत की प्रथम विधि आयोग का गठन 1835 में किया था। इसके बाद में दूसरे विधि आयोग के गठन का प्रावधान जो है वो 1853 के राजपत्र में हुआ था। इस प्रकार कुल मिलाकर आज़ादी से पहले भी भारत में 5 विधि आयोगों का गठन किया जा चुका था। स्वतंत्रता के बाद नए सिरे से अपन ने 1955 से विधि आयोगों की स्थापना या गठन की शुरुआत की। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग जो है वो MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में 1955 में स्थापित किया गया। तो कहने का मतलब ये कि आज जिस प्रकार विधि आयोग सरकारों के लिए काम कर रहे हैं, उसी प्रकार 1833 के राजपत्र के बाद समय समय पर अनेक विधि आयोगों का गठन किया गया है। और ये जो इस राजपत्र में जिस विधि आयोग के गठन की सिफारिश की गई थी, इस कड़ी में लॉर्ड मैकाले, जो उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की मांग पर उन्हें भारत भेजा गया था। उनकी अध्यक्षता में पहले भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु मैकाले शिक्षा समिति का गठन किया। मैकाले शिक्षा समिति पर जब उन्होंने 2 फरवरी 1835 को अपने रिकमेंडेशन या सुझाव जो है सरकार को प्रस्तुत कर दिए, उसके जस्ट बाद में भारत के प्रथम लॉ कमीशन का गठन लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा किया गया, और उसका अध्यक्ष भी लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। और मैकाले ने 5 साल तक विशद अध्ययन करने के बाद में 1840 में भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तत्कालीन सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया। इस प्रकार भारत में कोडिफाइड लॉ का जनक या संहिताबद्ध कानूनों का जनक अपन मैकाले को मानते हैं। देखो, अभी आते ही मैंने आपको बताया था कि बेंथम को अपन संहिताबद्ध कानूनों के सिद्धांत का जनक मानते हैं। तो जो बात थ्योरेटिकल या दार्शनिक भाषा में बेंथम ने जताई, उस भाषा को प्रैक्टिकली रूप से भारत की धरती पर साबित करने का काम किसने किया है? लॉर्ड मैकाले ने किया है। या फिर इस बात को मैं दूसरे वे में भी कह सकता हूँ कि लॉर्ड मैकाले को जब भारत बुलाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग की मांग पर, तो जब वो ब्रिटेन से भारत के लिए निकला था, उस समय अपने गुरु बेंथम का आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। ये कथन कई बार एग्जामिनेशंस में डिस्कस भी किया गया है। तो आशीर्वाद स्वरूप बेंथम ने मैकाले से एक बात कही थी, जिसको सामान्यतः इन शब्दों में एग्जामिनेशंस में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में देखा जाता है। उसने कहा था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर गुजरना चाहते हो तो भारत से बड़ी और भारत से अच्छी प्रयोगशाला आपको कहीं नसीब नहीं होगी। इस सलाह को मार्गदर्शन के रूप में लेते हुए मैकाले ने भारत में एक के बाद एक इतने सफल एक्सपेरिमेंट किए, जो न केवल तत्कालीन ब्रिटिश शासन व्यवस्था को सपोर्ट करने वाले बने, अपितु आज तक भारतीय शासन और प्रशासन
शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था में एक वरदान साबित हुए हैं। तो इस प्रकार ये जो विधि आयोगों के गठन का सिलसिला है वो इसी राजपत्र द्वारा किया गया है। और पहला विधि आयोग के चेयरपर्सन जो है वो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था, विलियम बेंटिंग द्वारा इसका अपॉइंटमेंट किया गया था। और उसी विधि आयोग ने आईपीसी के जरिए भारत में कोडिफाइड लॉ या संहिताबद्ध कानून की परंपरा शुरू की। नेक्स्ट प्रावधान जो इसमें आता है, 7वां बिंदु देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन का प्रस्ताव। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और कंफ्यूजिंग जो बात है, इससे संबंधित एक और चर्चित सवाल लगभग इसी भाषा में पूछा जाता है, जिसको अपन बंगाल विभाजन या बंग भंग कहते हैं, जो 1905 का पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, ये बंगाल विभाजन नहीं है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन है। देखो, प्रेसिडेंसी उन बस्तियों को कहा जाता था जहाँ अमूमन ब्रिटिश कॉलोनियाँ बसी हुई होती थी। तो इस प्रेसिडेंसी के विभाजन की जो बात है, बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की बात है, वो 1833 के राजपत्र में हमारे सामने उभर कर आई। और इस राजपत्र में जो प्रावधान किया गया बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन के रूप में, तो दो नाम सुझाए गए। पहला प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, जिसको पहले से बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से या विलियम फोर्ट प्रेसिडेंसी कहते हैं। दूसरा प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा। ये दो नाम सुझाए गए इसके अंगों के या इकाइयों के रूप में। अगला प्रावधान जो महत्वपूर्ण आता है वो दासता का उन्मूलन। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखो, उस समय भारतीय समाज जो है वो दास प्रथा से पूरी तरह से दुष्प्रभावित था, संक्रमित था। और इस बात को इस लेसेज फेयर और रिफॉर्म बिल्स दौर में अंग्रेजों ने पहचाना। हालांकि अपन ये कह सकते हैं कि आज भी दास प्रथा के उन्मूलन की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में की गई है। तो देखो, 1833 के राजपत्र से दासता के उन्मूलन का प्रयास हम कर रहे हैं, स्वतंत्र भारत के संविधान के आर्टिकल 23 में है। इसके बावजूद भी दास प्रथा को 100% हम आज तक रिमूव नहीं कर पाए हैं। देश के कई हिस्सों में किसी न किसी रूप में ये प्रथा आज भी देखने को मिल जाती है। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि दास प्रथा का उन्मूलन का जो प्रयास या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 के संगत या इससे से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो 1833 के राजपत्र से अपने देश के राजनीतिक इतिहास में शुरू हो गई थी। अगला बिंदु है सिविल कर्मचारियों का हेल्बरी कॉलेज में प्रशिक्षण। देखो, एक विशेष संस्थान में पब्लिक सर्वेंट्स को ट्रेनिंग की कंसेप्ट आज हम पूर्णतः अपना चुके हैं। और इस प्रकार से सिविल सर्वेंट्स को हेल्सबरी कॉलेज में प्रशिक्षण देने का जो प्रावधान है वो 1833 के राजपत्र में रखा गया। इस प्रकार ये कुछ मोटे मोटे प्रावधान हैं जो 1833 के राजपत्र में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ इसके बाद में जो अगली बात आती है उसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देखो, 1833 के राजपत्र के बाद भारतीय राजनीतिक या संवैधानिक परिस्थितियों में जो बड़ा बदलाव करने वाली बात है वो आती है 1854 के राजपत्र में। ये 1854 का जो चार्टर है या राजपत्र है, 1854 का चार्टर या राजपत्र है, इस राजपत्र में कुछ महत्वपूर्ण बात जो है उनमें एक बात तो अपन ये ले सकते हैं कि खुली भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की चर्चा की गई या प्रावधान किया गया। भारत में योग्यता के आधार पर खुली भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करने का प्रावधान किस कानून में किया गया? तो इसका उत्तर बनता है 1854 का राजपत्र। ठीक है, ये है 1853 का राजपत्र आएगा भाई, 1853 का राजपत्र 1953 का है ये। और इस 1953 के राजपत्र में पहली बार खुली भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की चर्चा की गई। और इन खुली भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की चर्चा के बाद में भारत में पहली जो खुली भर्ती परीक्षा है 1854 में
इंडियन सिविल सर्विसेज, फर्स्ट आईसीएस एग्जामिनेशन के नाम से जिसको जाना जाता है। तो भारत में आईसीएस, जैसे आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए आईएएस की एग्ज़ाम होती है, वैसे ही ब्रिटिश भारत के इतिहास में पहली बार आईसीएस की जो एग्ज़ाम वो 1854 में आयोजित की गई थी। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया कि 1833 के राजपत्र में कंपनी को 20 वर्ष बाद राजनीतिक और प्रशासन संबंधी गतिविधियों से हटाने का अल्टीमेट चैलेंज दिया गया था, लेकिन इस एवज में कोई खास सकारात्मक प्रावधान जो है वो 1853 के राजपत्र में देखने को नहीं मिले। इसके साथ साथ कुछ राजनीतिक घटनाक्रम और भी हो गए। देखो, इससे 1853 के राजपत्र के बाद में भारत के इतिहास में एक वेल नोन इवेंट आप सब जानते हो कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसको अलग अलग राइटर थिंकर अपनी भाषा में अलग अलग नाम देते हैं, उसके का कोई एक कारण नहीं था। उसका अपने ऐतिहासिक कारण थे, उसके अपने सामाजिक कारण थे, उसके अपने धार्मिक कारण थे, उसके अपने राजनीतिक कारण थे, उसके अपने सांस्कृतिक कारण थे, या उसके अपने भौगोलिक कारण थे, या यूं कह सकते हैं कि उसके अपने संवैधानिक कारण थे। जैसे यहाँ अभी अपन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो 1857 की क्रांति का कॉन्स्टिट्यूशनल लिहाज से अपन रीज़न ढूंढना चाहें तो वो रीज़न ये था कि 1853 के राजपत्र के समय भारत जो है वो दो प्रकार की इकाइयों में विभक्त था। एक था जहाँ गवर्नर थे, उनको अपन ब्रिटिश प्रांत कहते थे, अंग्रेज वहाँ की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में लिए हुए थे। और दूसरा, यहाँ यदि कोई राजा या नवाब जिन इकाइयों पर राज करते थे उन्हें हम देसी रियासतें कहते थे। तो देखो, यहाँ शासक की जिम्मेदारी जनता के प्रति बनती है, और 1833 के राजपत्र में पूरे राष्ट्र का या पूरे भारत का एक शासक या एक गवर्नर जनरल डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन जब विकास कार्यों की बात आती थी, जिम्मेदारियों की बात आती थी, तो गवर्नर जनरल के मामले में ये देखा गया कि वह केवल ब्रिटिश रियासतों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को वहन करता था, देसी रियासतों के प्रति वो किसी प्रकार की जिम्मेदारी को वहन नहीं करता था। 1857 की क्रांति का संवैधानिक कारण यही माना जाता है कि जब एक राष्ट्र एक शासक है, तो वो शासक ब्रिटिश प्रांतों की तरह देसी रियासतों के प्रति जिम्मेदारियों को वहन क्यों नहीं कर रहा, या अपने दायित्वों को क्यों नहीं निभा रहा है। ये इसका संवैधानिक कारण था। ऐसा ही जैसे दूसरी बात, देसी रियासतों को तेजी से हड़पने का प्रयास उस समय चल रहा था। लॉर्ड डलहौजी की 1848 की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, या जिसको अपन दत्तक निषेध नीति कहते हैं, उसमें ये प्रावधान था कि जो शासक या देसी रियासत का जो भी शासक है, वो अगर निसंतान है तो किसी बच्चे को या अपने उत्तराधिकारी को एडॉप्ट करके अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेगा। तो उस समय के बहुत सारे जो क्रांतिकारी हैं वो ऐसी श्रेणी से थे जो शासक वर्ग से संबंध रखते थे और उनकी अपनी वास्तविक संतानें नहीं थी, और जिनमें चाहे झांसी की रानी का नाम लें या अन्य क्रांतिकारियों का नाम लें। तो यहाँ देखो ये है, तो संवैधानिक कारण उभर कर अपने सामने ये आया, राजनीतिक कारण डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट है वो अपने सामने आया। इसी प्रकार पहले से ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक ऐसे कारण चले आ रहे थे। इस प्रकार 1857 की क्रांति को अलग अलग कैटेगरीज में अपन क्लासिफाई करके देखें तो एक कारण हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की कड़ी में भी हमारे सामने आता है कि एक राष्ट्र एक शासक, लेकिन फिर भी वो ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों के बीच भेदभाव क्यों करता है। ये एक बड़ा कारण था जिसको अपन संवैधानिक कारण मान सकते हैं। इसके बाद में 1857 की क्रांति के जस्ट बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस पर दोबारा मंथन किया और भारत में ब्रिटिश राज को आगे जारी रखने के लिए एक बड़ा बदलाव भारतीय राज्य व्यवस्था में लाया गया। और इसके लिए जो दस्तावेज ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया उसको अपन कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। देखो, भारत शासन अधिनियम 1858 ये एक ऐसा पड़ाव था जिसमें न केवल शासन और प्रशासन के बहुत सारे मामलों में बदलाव किए गए, बल्कि
इस अधिनियम से पहले और इस अधिनियम के बाद की बातों को अपन दो भागों में बांटते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि ब्रिटिश भारतीय इतिहास को हम दो भागों में बांटते हैं, एक कंपनी राज और दूसरा क्राउन राज। तो यहाँ देखो, इससे पहले 1858 के अधिनियम से पहले भारत में कंपनी राज था और 1858 के बाद में भारत में क्राउन राज। कहने का मतलब उसके बाद में भारत की संप्रभुता ब्रिटिश सम्राट में निहित हो गई और उसको सांकेतिक रूप से भारतीय क्षेत्र का संप्रभु शासक डिक्लेयर कर दिया। कहने का मतलब सारी की सारी शक्ति जो है वो उसी में निहित हो गई। एक बहुत यूं कह सकते हैं कि जैसे संप्रभुता के लिहाज से देखें तो ये अपने को थोड़ा नेगेटिव लगता है, लेकिन अपने यहाँ की शासन और प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ अच्छे परिवर्तन भी इस अधिनियम के माध्यम से किए गए, जिनकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।